हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द हिंदू के जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहाँ उनको हम बहुत इन डेप्थ लेके चलते हैं, जिससे अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर देने में कैपेबल हो एग्जाम में। हमारा यही प्रयास रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे जो केंद्र विद्यालय संगठन वाले स्टूडेंट्स थे, KVS वाले, या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं या फिर वो हमसे चाहते हैं कि हम उनके लिए और लेक्चर्स लेकर आएँ। देखो, आपने जिन्होंने भी हमारे KVS वाले या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वाले जो स्टूडेंट थे, उन्होंने हमारे लेक्चर्स देखे थे, तो वो जानते हैं कि हमारी वर्थ क्या है, ठीक है। वो अगर आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आगे, और आप हमसे कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई टीचर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर से रिलेटेड भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ये इस टॉपिक पे रिलेटेड इस टॉपिक से वीडियो बना दीजिए, या फिर करंट अफेयर्स के टॉपिक चाहते हैं तो मैं रेगुलर आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज अलग से लेकर आता हूँ द हिंदू के अलावा, ठीक है, जहाँ से आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो आपको इन डेप्थ इतना करा दिया जाए कि अगर आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक पूछा जाएगा तो फिर उससे बाहर नहीं जाएगा। देखो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो मेरे पास बहुत कम समय था, मेरे पास 20-25 दिन ही थे, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो 20-25 दिन में मैंने कोशिश करी थी कि करंट अफेयर्स के सारे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उन टॉपिकों को मैं लेकर आऊं। हालांकि मैंने जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए थे आप अपने एग्जाम्स में उठा के देख सकते हैं। GSA वाले एग्जाम हो गया, हॉस्टल वार्डन का हो गया, प्रिंसिपल का हो गया, या फिर TGT PGT वाले हो गए, तो सबके अगर आप करंट अफेयर्स के टॉपिक में एजुकेशन वाला जो मैंने पढ़ाया था वो वाला सेक्शन देखेंगे तो सभी एग्जामों में हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर से वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे, हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि जो जिसके लिए पढ़ा रहा हूँ उसमें 100% आता है, उसमें 100% वो सारे टॉपिक ना पूछकर ये इंटरनेशनल करंट, इंडिया का करंट, रीजनल करंट, ये उठा उठा के पूछने लग गए थे। अब देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको एजुकेशन से रिलेटेड करंट, तो एग्जाम में अगर एजुकेशन से रिलेटेड करंट का कोई टॉपिक आया था तो उसका आंसर अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप वो आंसर दे सकते थे। काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, आपका लेक्चर सबसे लास्ट में देखा है, तो इस वजह से अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको PDF अवेलेबल करा देता हूँ, आप इस PDF को एक बार कंसाइसली रिवाइज करके चले जाएं, मतलब आप देख के चले जाएं, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि जो मैंने बुलेट पॉइंट में ब्लैक में बुलेट करके रखा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लेक्चर है आज का, ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने ये बुलेट पॉइंट डाल रखा है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते इन बुलेट पॉइंटों से बाहर, ठीक है। तो जैसे ये बुलेट पॉइंट है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें याद करके जाएं, ये मैंने उनसे कहा था, और उन बुलेट पॉइंट में से ही डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। अगर आप जो भी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, जिससे मैं आपके लिए आगे लेक्चर लेकर आऊँ, कंटिन्यू सीरीज हम रखें एजुकेशन रिलेटेड। अब देखो, जो आप जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स का टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने शायद इसके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, वो आप ही बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी टीचर्स के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये करंट का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि देखो, जो केरला गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, वो करेगी कि भैया क्लास 1 के अंदर जो एडमिशन की एज है हम 5 साल रखेंगे, मिनिमम कितनी, कम से कम वो 5 साल का बच्चा होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कह रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, NEP के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 6 साल होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के अंदर किसी बच्चे का एडमिशन करना है तो कितना, मिनिमम एज 6 साल रखी गई है। केरला गवर्नमेंट करेगी हम तो 5 साल वाले बच्चे को भी फर्स्ट क्लास में एडमिशन दे देंगे। तो ये वाला एक डिस्प्यूट है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें राइट टू एजुकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल में आपको मतलब अभी तो करंट का टॉपिक है तो ये करंट में पढ़ा देंगे, इससे रिलेटेड अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, ठीक है। हमने हालांकि हमारे चैनल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो डाला हुआ है। देखो, उस समय क्या था, जब मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी वीडियो बनाया था तो मैंने काफ़ी टीचर से भी बात करी थी और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि सर हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, सिर्फ ये जो मेजर बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मेजर चीज़ें होती है वो पूछते हैं। तो फिर मैंने उस हिसाब से वो लेक्चर बनाया था और काफ़ी डेप्थ में भी लेके गया था। परंतु जो पूरा का पूरा जो एक इसका, जैसे मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये 70-80 पन्नों का एक ड्राफ्ट मिलेगा, ठीक है, 70 to 80 पन्नों का,
68 पेजेस है जहाँ तक मुझे याद है उसमें, ठीक है। 70-80 तो नहीं है, 68 पेजेस है। तो ये 68 या 78 ऐसे कुछ पेज है, देख लेना, है ना। तो ये 68 पेजेस का अब मैं पढ़ाने लगूंगा तो आप खुद सोचिए कितने दिन में कवर होगा ये। अब उसको आधा घंटे में कंसाइज करके देंगे तो फिर आपका क्या एग्जाम में आप क्या 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कवर करके जा रहे हैं क्या? नहीं करके जा रहे। फिर आप क्या कर रहे हैं? अपने खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 68 पेजेस है, ये आपके खुद के भी पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। वरना जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो भी इतना पढ़ा है कि भाई वो 68 पन्नों में से कुछ भी आएगा वो मेरे को आना चाहिए। तो उसके लिए फिर आप टाइम दीजिए, आप टाइम देने को रेडी नहीं है। वो 20 दिन बचे थे EMRS का जब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का लिए जब मैं करंट अफेयर लेकर आ रहा था तो 20 दिन बचे थे। हालांकि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे वीडियो लाना चाह रहा था और इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछते, हर सेक्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन थे। अब वो क्या करेंगे, जो हमने टॉपिक्स पढ़ाए वो कुछ एग्जाम्स में तो बिल्कुल सेम मिल गए और जो एक दो पॉइंट रह गए थे वो कुछ एग्जाम्स पे वो एक्स्ट्रा उन्होंने पूछ लिए थे। हालांकि जब मैंने वो पढ़े थे तो मुझे लग रहा था कि यार ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी पूछना चाहिए, पर लेक्चर की लेंथ लंबी हो रही थी इसलिए फिर वो मैंने अपने लेक्चर में उनको रखा नहीं था और वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लेक्चर में से 100% आया था, हमारे लेक्चर्स में से जो आया था वो 100% आया था, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और 100% आ जाता अगर वो मैंने पूरा ही पढ़ा दिया होता 68 पन्ने। यार देखो अब इससे बाहर तो क्या पूछेंगे आप, सोचिए जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डेटा होते हैं उनसे बाहर कभी कुछ नहीं जाता है। अगर उनसे बाहर जाता है तो वो फिर किसी को भी नहीं आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप वो ऑथेंटिक डेटा में से ही कंजूसी करेंगे, आधी चीजें पढ़ के जाएंगे तो फिर एग्जाम में क्या करके आएंगे, तो आप खुद अपने आप सोचिए, ठीक है। तो ये आपका जैसे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको टीचर बनना ही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आ जाइए आप देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल जो भविष्य का ईंधन है इसको समझते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सभी एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप टीचर्स की एग्जाम तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल कोई ऐसा पर्टिकुलर विषय तो है नहीं कि इन बच्चों को पूछेंगे इन बच्चों को नहीं पूछेंगे। अब देखो जो हाइड्रोजन फ्यूल है ये करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है, साथ में साइंस का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। साइंस टेक का भी टॉपिक हो जाता है। एनवायरनमेंट इकोनॉमी से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इकोनॉमी अगर जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो हम दुनिया भर में इसको बेचेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। एनवायरनमेंट अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी बहुत लार्ज स्केल पे सभी लोगों को अवेलेबल करा देते हैं तो हम जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको पूरी तरीके से क्रब कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जो अभी हिस्टोरिकल चेंजेस ये है कि हम अभी पेट्रोल डीजल पर काम कर रहे हैं, अभी हम पेट्रोल डीजल पर काम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत लार्ज स्केल पर। हम उससे शिफ्ट होकर किस पे आ जाएंगे, हम शिफ्ट होकर हाइड्रोजन फ्यूल पर आ जाएंगे, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड रहता है सभी एग्जामों के लिए समान रूप से, तो आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स में ये मैं लाया क्यों हूँ, ये इसलिए लाया हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो इन्होंने क्या करा है, कंट्री की हमारे देश की पहली ऐसी इंडिजीनियस मतलब हमारे खुद के द्वारा निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेरी है ना, फेरी फ्यूल सेल से चलने वाली ऐसी फेरी निर्मित की है जो कितने लोगों को ले जा सकती है, 50 या 50 तक, मतलब अप टू 50 लोगों को इसमें एक साथ घुमाया जा सकता है, ठीक है। पर ये फेरी किससे चल रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चल रही है। और हमें यही ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना कि 50 लोगों को लेके जा रही है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस टेक्नोलॉजी पे चल रही है। हाइड्रोजन फ्यूल से ये बोट चल रही है, इसकी मोटर किस पर रन कर रही है, हाइड्रोजन फ्यूल पर रन कर रही है। और कहाँ पर बनाएगी, ये कोचीन शिपयार्ड में इस फेरी को डेवलप किया गया। अब आ जाइए हाइड्रोजन फ्यूल, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो हमें हाइड्रोजन फ्यूल को समझना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है पीरियोडिक टेबल है, आपने देखी होगी कई बार जब आप 10th में आए होंगे, 9th में इसके बारे में पढ़ते हैं, हर बच्चा पढ़ता है, इसलिए आप मना नहीं कर सकते, यू कैन डिनाई कि आपने इसको नहीं देखा है, ठीक है। आपने देखा बस आप इसको भूल गए। तो अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखो पहला जो एलिमेंट है ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे दूसरे एलिमेंट की बात करें, सेकंड, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, हीलियम है सेकंड। तो अब ये जो लास्ट की जो ये सीरीज है ना, ये वाली है 1 नंबर 2 3 में जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से रखें, 4 5 और ये 6, ठीक है। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, साइंस का टॉपिक है। इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है। और कई बार इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं, अरेंज द ऑर्डर असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो ऐसे याद कर लीजिए। हीलियम हो गया, नियोन गैस हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई,
जिनोन हो गई, है ना, नियोन, जिनोन बोल सकते हैं, और रेयन हो गई। तो ये नोबल गैसेस में आती हैं। ये गैसेस कई बार अलग से पूछता है, साइंस में का टॉपिक हो जाता है। अगर आप साइंस मतलब साइंस आपका टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट मतलब आपके सिलेबस में, तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आप ये शुरू के ये देखेंगे, नीचे वाली एलिमेंट्स देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर ये वाले कौन एल्काइल मेटल्स कहलाते हैं ये, और ये वाले कौन से हुए एल्किलाइन मेटल्स हो गए ये वाले, ठीक है। ये 1 2 3 ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, इधर वाले ये वाली अलग है, ये वाले अलग है ना को, बस ऐसे याद रखें। आप जैसे येलो कलर में ये दिख रहे हैं तो ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ये ग्रीन कलर वाले कौन से हो गए, बेसिक मेटल्स हो गए, मेटोलॉइड्स हो गए। ये डार्क ग्रीन वाले कौन से हो गए, मेटोलॉइड्स हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनको याद करने की कोशिश करें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूरे नहीं रटने, बस कुछ रटने। तो अगर जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। अगर हम इसके मास की बात करें 1.008 होता है इसका मास, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर पूछ लेंगे, फिर आप कहोगे क्या पूछ लिया यार मेरे से उठा के, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, कुछ नहीं ध्यान रखना। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा है, हाइड्रोजन ही है ना। अब देखो हाइड्रोजन सेल किस तरीके का होता है, सबसे पहले यहाँ समझो। हाइड्रोजन क्या हमें फ्री स्टेट में मिलता है, बहुत रेयरली हमें फ्री स्टेट में मिलता है, वरना हमें हाइड्रोजन कैसे अवेलेबल है पूरे धरती पर, पूरे धरती पर हमें वाटर के रूप में हाइड्रोजन अवेलेबल है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। 2 एलिमेंट्स किसके हैं हाइड्रोजन के, एक एलिमेंट किसका है, ऑक्सीजन का। इसको देख लीजिए, ये पूरा आपका बॉन्ड है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन पे किस तरीके का चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इन पे कौन से चार्ज हो गए, प्लस चार्ज हो गया हाइड्रोजन पे, दोनों पे। तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल में जब हाइड्रोजन को लेंगे, है ना, हाइड्रोजन को अंदर ले रहे हैं, और यहाँ पे जो एक्सेस हाइड्रोजन हो गई उसे बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। परंतु इसका एक पूरा चक्कर है। यहाँ पर चक्कर कैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली रॉड देख रहे हैं, इस रॉड का नाम ये होती है प्लेटिनम की रॉड। किसकी बनी होती है, प्लेटिनम की रॉड होती है, और इलेक्ट्रोड बोला जाता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रॉड बोला जाता है। इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिवली चार्ज होती है। यहाँ पे आप देखिए नेगेटिवली चार्ज दिखा रही है, दोनों रॉड है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, नेगेटिव जो सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करती है। तो यहाँ पे देखो प्लस जो सिग्नल था वो यहीं रह गया, इस रोड के अंदर अंदर तक बाहरी, है ना। और इसने क्या करा, नेगेटिव जो चार्ज थे उनको आगे ट्रांसमिट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसमिट कर रही है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है उसमें से डायरेक्टली पास हो जा रहे हैं। ये आप देखिए, इसके अंदर बीच वाली जो चीज़ है, ठीक है। अगर आपने बैटरी सेल देखी होगी तो उसमें जो बीच का टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो आउटर टर्मिनल होता है जो इससे जुड़े रहते हैं, बाहर की जो सेल होती है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो वही सेल है ये, सिंपल सा, ठीक है। तो पर ये हाइड्रोजन का सेल है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। यहाँ से क्या हो रही है, ये घूमकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एयर के साथ में ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, वाटर बनाता है। जो एक्सेस वाटर क्रिएट हो रहा है उसको क्या है, बाहर निकाल देंगे, और जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही है जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब आ जाओ हाइड्रोजन ईंधन क्या होता है, आ जाइए इसको भी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये कैसा एलिमेंट होता है, लाइटेस्ट होता है, फर्स्ट होता है, मतलब लाइटेस्ट बहुत हल्का होता है, हवा से भी हल्का होता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंस द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन एयर, इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर एंड इज देयरफॉर रेयरली फाउंड इन द प्योर फॉर्म H2, है ना। तो H2 के फॉर्म में शायद ही पाया जाता है, रेयरली हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। तो हमें किस फॉर्म में मिलता है, हमें H2O की फॉर्म में मिलता है, वाटर के रूप में मिलता है। हमारी धरती पर 71% के आसपास क्या है, वाटर है, पानी अवेलेबल है। तो उस फॉर्म में हमें पानी, उसमें से हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये आवर्ती श्रेणी में कौन सा है, नंबर 1 पे है, हल्का है, पहला तत्व है। इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट है ना। कई बार स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, फिर आप बोलोगे कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट याद करें, मानक तापमान और दबाव पर, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है उस पर ये, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये कैसी गैस होती है, ये गैर विषैली होती है, विषैली नहीं होती। अगर आप हाइड्रोजन को इंटेक करेंगे तो आप मरेंगे नहीं,
ठीक है। ये कैसी होती है, गैर धात्विक होती है, नॉन मेटलिक होती है, गंधहीन होती है। इसमें क्या होता है, मतलब गंध नहीं होती है, कोई स्मेल नहीं होती है, स्वादहीन होती है, आप इसको चखेंगे तो आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, रंगहीन होती है, आपको ये दिखाई नहीं देगी, अत्यधिक दहनशील डायोटोमिक गैस होती है। तो हाईली क्या होती है, कम्बिस्टेबल डायोटोमिक गैस होती है, तो ये थोड़ा देखना। फ्लेमेबल होती है, हाईली फ्लेमेबल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ज्वलनशील होती है हाईली, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इसके गुण होते हैं हाइड्रोजन गैस के, ये पूछे जा सकते हैं, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ जलाया जाने वाला शून्य उत्सर्जन ईंधन है। शून्य उत्सर्जन ईंधन का मतलब है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया जाता है, रिएक्शन की जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो एमिशन है, कार्बन एमिशन है, वो बिल्कुल भी नहीं करता, मतलब हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होता है, जीरो एमिशन करता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक ग्रीन एनर्जी भी हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका उपयोग ईंधन सेल, आंतरिक दहन ईंधन में किया जा सकता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान, ठीक है, जो हमारे जो स्पेस एयरक्राफ्ट, मतलब स्पेस प्रोपल्शन एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर रॉकेट होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम आसानी से दूर तक ट्रैवल कर सकें, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का प्रकार। हाइड्रोजन का प्रकार ये 3 प्रकार की मिलती है। पहला ग्रे हाइड्रोजन बोल दीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में भी ग्रे ही बोलेंगे, ठीक है। तो भारत में थोक उत्पाद का गठन करता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूट द इंडियाज बल्क प्रोडक्शन। ग्रे मतलब ग्रे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हाईली प्रोड्यूस की जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखें। हाइड्रोकार्बन जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या फिर नेचुरल गैस होती है, उससे ये निकलता है हाइड्रोजन। इसका उत्पादन में CO2 रिलीज होती है। बाई प्रोडक्ट कौन सी होती है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये ध्यान रखते हैं। तो ग्रे जो हाइड्रोजन है ये क्या है, हमारे लिए पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। नीला हाइड्रोजन, अगर हम दूसरी की बात करें, नीला मतलब ब्लू हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इसका सोर्स क्या है, जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त हो रही है ये भी, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, इसका उत्पाद CO का मतलब था कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे जब हम इसका इंटेक्ट करेंगे, धुआं जो अपनी लकड़ी जलाते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स है ना, किसी भी पेड़ पौधों को जला रहे हैं या फिर हम किसी जीवाश्म को जला रहे हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जनरली जैसे मान लो कोयला जलाया आपने, ठीक है, लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, तो वो जो धुआं निकलता है ये क्या करता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये हमारे जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन खा जाता है, खत्म कर देता है। और जनरली ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही, अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर्दियों में, ऐसे समझिए सर्दियों में घर होता है, घर में क्या है, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, अंदर लगा लेते हैं सिगड़ी जला लेते हैं, सिगड़ी का धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, तो ऑक्सीजन बाहर से आ नहीं रही, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो भी क्या कर रही है, हम इनटेक ऑक्सीजन करते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, और ये क्या कर रही है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिलीज कर रही है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा हो जाने के कारण हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेती है और हमें ऑक्सीजन न मिलने के कारण हम बेहोश हो जाते हैं और बाद में दम घुटने से मौत हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्यों बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कभी भी रूम को बंद करके उसमें सिगड़ी विगड़ी नहीं जलानी चाहिए, कोयले वोले नहीं जलानी चाहिए, आग वाग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके उत्पाद को कैप्चर और संग्रहित किया जा सकता है, इसीलिए ये ग्रे हाइड्रोजन से बेहतर है। अब देखिए तीसरी है हरा हाइड्रोजन, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन इसको बोलेंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन है तो ये बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, तो बस इसी को याद रखना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, या तो तीनों ही रखनी है वैसे, ठीक है। तो जो हरा हाइड्रोजन है नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर पवन से उत्पन्न होती है, बिजली पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है, उत्पाद द्वारा जल वाष्प, इसके जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कौन से होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाओ देखो थोड़ा सा इसके बारे में भी और जानते हैं। ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जो हमारा सन है या फिर अन्य जो तारे हैं मुख्यतः हाइड्रोजन के ही बने होते हैं। यहाँ पे कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस ही है जो बर्न हो रही है और कंटिन्यू जले जा रही है और दुनिया भर को रोशन करी जा रही है, ठीक है। खगोलविद के अनुसार जो हमारे
नोमर से उनके अनुसार ब्रह्मांड में 90% जो परमाणु है वो किस चीज़ के बने हुए हैं, हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। और हाइड्रोजन किसी भी अन्य तत्व की तुलना में अधिक यौगिकों का एक घटक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला हाइड्रोजन का सबसे प्रचुर यौगिक है, कंपाउंड है, जिसके अंदर हमें हाइड्रोजन मिलती है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर में हमें क्या हाइड्रोजन मिली, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट मिलता है, और ये हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भविष्य का ईंधन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2 हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, आणविक हाइड्रोजन पृथ्वी पर सुविधाजनक प्राकृतिक जलाशयों में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगर हम फ्री स्टेट में हाइड्रोजन की बात करें तो वो पृथ्वी पर नहीं मिलता है। पृथ्वी पर अधिकांश हाइड्रोजन पानी में ऑक्सीजन के साथ ही मिलता है, या जीवित या मृत और या फिर जीवाश्म बायोम में कार्बन से बॉन्ड बनाता हुआ हमें हाइड्रोजन मिलेगा। तो हमें ये फ्री स्टेट में मिलकर किसी न किसी रूप में किसी के साथ बॉन्डिंग के रूप में हमें मिलता है, और इसे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके बनाया जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तरल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। अगर ये पूछा जाए क्या हाइड्रोजन को फिजिकल रूप में हम गैस या लिक्विड के रूप में स्टोर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो गैस के रूप में हाइड्रोजन के भंडार के लिए आमतौर पर उच्च दाब वाले टैंक की आवश्यकता होती है। हाई प्रेशर अगर टैंक नहीं होगा तो टैंक क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और फट जाएगा तो फिर डिजास्टर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसलिए हाई प्रेशर वाला हमें टैंक बनाना पड़ता है इसके लिए, स्टोर करने के लिए। तरल के रूप में हाइड्रोजन के भंडार के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में इसको स्टोर करके रखना है तो आपको क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को पहुंचाना पड़ेगा। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। तो आवश्यकता होती है, क्योंकि एक वायुमंडल दबाव पर हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, -252.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या करता है, बॉयल करता है, उबलने लग जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। क्वांथांगन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका बॉइलिंग हाइड्रोजन के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी जाए तो वो कितना हो जाएगा, -252.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट में पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में भी घुसा दिया जाएगा, फिर आप समझदार हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ठोस की सतह पर, अगर देखो हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है ठोस की सतह पर, अगर सॉलिड सरफेस पे अगर इसको स्टोर करना है, ठीक है, तब क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर सॉलिड के अंदर इसको स्टोर करना है तो एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दोनों भी पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को स्टोर करके रख सकते हैं, ये ध्यान रखें। आ जाओ उसके बाद यहाँ पर ईंधन के रूप में, ये पेज वैसे ही लग गया है, इसको हटा दो, ठीक है। जो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ, अब देखो बेनिफिट्स देखिए, हाइड्रोजन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये आसानी से उपलब्ध है, ये हानिकारक उत्सर्जन उत्पन्न नहीं करता, ये पर्यावरण के अनुकूल है और एक गैर विषैला पदार्थ है। इसका उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैसोलीन और अन्य जीवाश्म ईंधन से 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो 3 टाइम्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर जैसे जो अन्य शक्तिशाली ईंधन है उससे भी ये 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना याद रखना, ठीक है। गैसोलीन बहुत जल्दी आग लगती है इसके अंदर, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब कि यह कम से कम अधिक हासिल कर सकता है ना, मतलब यानी कम, मतलब बहुत कम में भी बहुत तेज ज्वलनशील है, ये थोड़ा ध्यान रखें। यह ईंधन कुशल है, डीजल या गैस की तुलना में यह बहुत अधिक ईंधन कुशल है, क्योंकि यह प्रति पाउंड ईंधन अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ये नवीनीकरणीय है ना, ये जो हाइड्रोजन है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तो क्या प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, आप इसको लंबे समय तक चलाते जाओ, रिन्यू होता जाएगा। पानी जब तक रिन्यू बनता रहेगा तब तक ये हाइड्रोजन हमें मिलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी, इसीलिए इसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कहा गया है ना। ऊर्जा के अन्य गैर नवीनीकरण स्रोतों के विपरीत है, इसे बार बार उत्पादित किया जा सकता है, इसीलिए क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रोजन की अब कुछ लिमिटेशंस भी है क्या, तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने में हमें क्या लिमिटेशन, क्या हमारी समस्याएं आ रही है सामने, तो देखो पहली तो यही आ रही है कि हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन की तरह जमा या भंडार नहीं है जिसे खोदो और निकाल लो। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें ये फ्री स्टेट में मिलता नहीं है, ये हमें किसके साथ मिलता है, पानी के रूप में मिलता है, ठीक है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो हमें इसमें क्या है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा। हम ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। ये O ऐसे याद कर लीजिए। अब H2 + O
प्लस करेंगे तो ये H2 बनता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो हमें इसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन को बाहर करेंगे तो हमें हाइड्रोजन मिलेगी। तो हमें एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिक्रिया करने के बाद में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। और ये थोड़ा सा जटिल है अभी। अब जैसे जैसे ये समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, कुछ जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी होती है वो शुरुआत में हमेशा महंगी होती है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मिल जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हो जाते हैं, तब वो चीज़ अपने आप सस्ती होती चली जाती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आगे जैसे मान लीजिए शुरुआत में आपने देखा होगा, जैसे कोई भी कार मान लीजिए या फिर कोई बाइक मान लीजिए या फिर कंप्यूटर मान लीजिए, शुरुआत में बहुत महंगे थे, आज वो बहुत सस्ते मिलते हैं, 2-2 हज़ार में आपको सेकंड हैंड मिल जाते हैं, ठीक है। और आपको 2-2 हज़ार में तो नहीं मिलते हैं, मतलब 4-5 हज़ार में सेकंड हैंड मिल जाते हैं। 2 हज़ार में तो फिर बिना काम का मिलेगा, ठीक है। कबाड़ी वाला मिल जाएगा 2 हज़ार रुपये में, ठीक है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं हम उसकी जिसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो 5 हज़ार से मतलब सेकंड हैंड मिल जाता है और 10-12 हज़ार से नए भी मिल जाते हैं। ऐसे कोई इतना डिफिकल्ट, इतना महंगे नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, जैसे शुरुआत में हम इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार अभी बहुत महंगी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, ये इलेक्ट्रिक कार जो पेट्रोल डीजल की कार हैं, गाड़ियां हैं, उनसे भी बहुत सस्ती मिलने लगेंगी आगे चलकर। अभी जैसे ई रिक्शा है, ई रिक्शा पे क्या है, गवर्नमेंट बहुत हाई सब्सिडी दे रही है, तो वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो हर कोई ई रिक्शा लेके चल दे रहा है। अब देखिए मार्केट में निकली, आपको पता चलेगा हर किसी के पास ई रिक्शा है, हर कोई ई रिक्शा नहीं है, मतलब जो कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा मैं, जो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे वो सब ई रिक्शा, नए जो आ रहे हैं वो ऑटो ना खरीद के ई रिक्शा खरीद रहे हैं सब लोग। और ई रिक्शा इतना लार्ज स्केल पे हो गया है कि आप पैदल चलने के लिए ई रिक्शा ही चल रहा है। पैदल वाला तो फिर भी साइड में नहीं चल, रोड में ही चल रहा है, उसको रोड में चलना पड़ रहा है, साइड में ई रिक्शा चल रहा है। और जो फुटपाथ होता है वहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, ठीक, लोगों की। तो अब ये समस्या भी दूर करनी पड़ेगी आगे चल के। देखो कैसे करते हैं। अब देखो, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन करना कई अधिक महंगा है। अभी हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस करना है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, अभी इतना लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये अभी महंगा है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसको सस्ता करना है तो इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आपको पहले लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जियो है, जियो ने क्या करा था सबसे पहले, अब अगर आप जियो की हिस्ट्री उठा कर देखेंगे तो जियो जब फ़ोन आया था तो शुरुआत में इसने इंटरनेट फ्री दिए थे, तो लोगों को इंटरनेट चलाना था, इस चक्कर में वो सिम लेकर आ रहे थे और सिम भी फ्री दे रहा था। सिम के पैसे नहीं थे, इंटरनेट के पैसे नहीं थे। आज इंटरनेट के भी बहुत अच्छे पैसे हैं और सिम के भी पैसे सिम के तो पैसे लगते हैं कि नहीं, सिम का पता नहीं है मुझे, पर रिचार्ज तो उसमें कराना पड़ता है, ठीक है, वो भी थोड़ा महंगा ही है। 3 महीने के 500, 700, 800, 1000, 1200, पता नहीं अलग अलग स्कीम ले आए। तो अब ये सोचिए कि जो चीज़ शुरुआत में फ्री थी, अब वो उन्होंने पैसे में चार्ज क्यों कर दी, वो इसलिए कर दी कि वो शुरू की कॉस्टिंग भी तो निकालेंगे भाई। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर चाहिए थे, वो उस तक उन्होंने अपना प्रोडक्ट पहुँचा दिया, चीज़ सस्ती रख दी, है ना। 4G टेक्नोलॉजी हर घर में पहुंचा दी, 4G फ़ोन इतने बिकवा दिए। तो आप सोचिए जियो क्या कर रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है जो क्या दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है, परंतु इससे फ़ायदा किसको हो गया, इसके जो सराउंडिंग कंपनीज थी उनको भी फ़ायदा हो गया, जो लार्ज स्केल पे 4G फ़ोन बना रहे थे। सैमसंग देखो ना कितना बड़ा ब्रांड बन गया। पहले कौन सा ब्रांड था, नोकिया था, ठीक है। नोकिया को कितने लोग, आज के जो युवा पीढ़ी है वो नोकिया को जानते ही नहीं है। उनसे पूछेंगे नोकिया, बोले कौन सा नोकिया, ठीक है। नोकिया को नोकिया, है ना, नोकिया की स्पेलिंग में भी NOKIA था, ठीक है। अब इसको नो किया, बाद में क्या हुआ, जब तक ये था लोगों को बहुत अच्छा फ़ोन दे रहा था, सब लोग नोकिया को यस किया कर रहे थे। अब इसको नो कर दिया सबने, अब नोकिया को धीरे धीरे भूल गए सब लोग। परंतु अब क्या होगा, अब जैसे सैमसंग है, अगर ये इनोवेशंस करना बंद कर देगा, ये नई चीज़ें नहीं लाएगा, तो ये भी धीरे धीरे इसको भी नो कर दिया जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आती है, मतलब तो अब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन वाली टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी कंपनी को भी कोई नो कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अत्यधिक ज्वलनशील है, इसे स्टोर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अत्यधिक हाईली फ्लेमेबल होने के कारण इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, जल्दी आग पकड़ लेगी, जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, हाई प्रेशर, अपन पीछे पड़ के आए हैं, ठीक है, तो हमें हाई प्रेशर कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये लिमिटेशंस में आता है। स्वच्छ हाइड्रोजन उद्योग छोटा है, बहुत ही ज़्यादा, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी का
सेक्टर इंडस्ट्री है वो काफ़ी छोटी है, ठीक है। इसमें इसको जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आती है इसको लगाने के लिए। अब इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सब्सिडी दे या फिर कोई नई कंपनी आए वो बहुत लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करें, तब ये अपने आप सस्ती होती चली जाएगी, ठीक है। लागत गिरावट की बड़ी संभावना है आगे चल के इसकी जो कॉस्टिंग है वो संभावना तो इसलिए है क्योंकि जो फ्यूचर का फ्यूल है, जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होना ही पड़ेगा। सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे शिफ्ट हो ही रहे हैं, ठीक है। हम साथ में हाइड्रोजन एनर्जी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ाने और आपूर्ति बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप अब हमसे किस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।